नमस्ते प्यारे साथियों अपने जो क्लासें चल रही थी ज्योग्राफी की कंटिन्यू, उन क्लासों के अंदर आज मैं आपके बीच में नेक्स्ट क्लास लेके उपस्थित हुआ हूं। और पीछे की जो क्लासें उन इस क्लास को देखने के से पहले आप वो पीछे वाली क्लासें उन क्लासों को एक बार देखें, तभी जाकर ये क्लास समझ में आएगी। क्योंकि मैंने जो ज्योग्राफी है वो जीरो से शुरू की थी और इस ज्योग्राफी को जीरो से शुरू करते करते आज हम क्या अपने आगे की नेक्स्ट भारत के पास आ चुके हैं। क्योंकि मैंने ग्लोब की बातें बताई, मैंने सौरमंडल की बातें बताई, मैंने अक्षांश देशांतर की बातें बताई, उसके अलावा मैंने ब्रह्मांड की बातें भी बताई थी, कुछ भूगोल की सामान्य बातें भी मैंने आपको बताई थी। तो आज अब जो जानकारी टॉपिक चलेंगे उन टॉपिकों के अंदर छोटी जो वैकेंसी हैं, जैसे मैं बात करूं रीट की बात करूं या पटवारी की बात करूं या फिर कह सकते हैं कांस्टेबल है, ग्राम सेवक है, या फिर उनसे भी छोटी वैकेंसियां वनपाल वन रक्षक, तो इनके अंदर ध्यान रखना सर्वाधिक क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। बड़े लेवल पे बात करें तो आरपीसी के जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो उनके अंदर जो फर्स्ट पेपर होता है उनके अंदर भी क्या है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। अब 90% सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझना। टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। टॉपिक का नाम क्या है? भारत की स्थिति एवं विस्तार। स्थिति, जब मैंने अक्षांश रेखा बताई थी तो अक्षांश रेखा का शाब्दिक अर्थ क्या बताया था? किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करना। दूसरी बात क्या आ गई? विस्तार, कि उस स्थिति तो हम ना अक्षांश या फिर देशांतर रेखाओं से निर्धारित करेंगे, विस्तार निर्धारित करेंगे वो करेंगे हम किलोमीटर के माध्यम से। तो कहने का अर्थ सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? भारत की स्थिति पढ़ेंगे हम दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो पढ़ेंगे हम स्थिति किसके अनुसार? एक पढ़ेंगे हम अक्षांश रेखाओं के अनुसार, कि अक्षांश रेखा के अनुसार भारत की स्थिति कैसी है। दूसरी बात पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्या है? भारत की स्थिति देशांतर रेखाओं के अनुसार। ध्यान रखना। तो कहने का अर्थ भारत की जो स्थिति है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अनुसार ही पढ़ी जाएगी और उनके अनुसार उसके बाद में हम क्या करेंगे? भारत के विस्तार की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस अक्षांश और देशांतर के द्वारा भारत की स्थिति का अध्ययन करने से पहले थोड़ी सी बातें, कुछ जो सामान्य है वो बातें करेंगे। और इस स्थिति का ज्ञात करने के लिए हम पहुंचे कहाँ? अपने ग्लोब के ऊपर। तो ग्लोब के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको कि ये उत्तरी दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है, वेस्ट ईस्ट साउथ और नॉर्थ। तो इनके अंदर देखें तो मैंने बताया था कि ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि जो अक्षांश रेखा है, इन अक्षांश रेखाओं के अंदर जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई है, इस अक्षांश रेखा ने पृथ्वी के ऊपर कितने? 2 गोलार्धों का निर्माण किया है। कितने गोलार्धों का निर्माण किया है? 2 गोलार्धों का निर्माण किया है। कौन कौन से गोलार्ध? इससे ऊपर वाली समस्त रेखा है 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी रेखाएं हैं, ये सारी सारी कौन सी रेखाएं कहलाएगी? तो ध्यान रखना, ये कहलाएगी उत्तरी अक्षांश। क्या कहलाएगी? उत्तरी अक्षांश। क्योंकि ये गोलार्ध कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध है। इससे नीचे नीचे वाली जो रेखाएं हैं वो कौन सी कहलाएगी? दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगी। क्योंकि ये गोलार्ध कौन सा बन गया? दक्षिणी गोलार्ध बन गया। और देशांतरों के अंदर अगर बात करूं तो ध्यान रखना, देशांतरों के अंदर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस रेखा से क्या, ये किधर से किधर खींची गई है? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। इसका मतलब इस रेखा से इधर वाली जो जितनी भी रेखाएं हैं वो सारी की सारी कौन सी कहलाएगी? पश्चिमी देशांतर कहलाएगी। कौन सी देशांतर कहलाएगी? पश्चिमी देशांतर। और इससे किधर? पूर्व की तरफ जितनी भी देशांतर रेखा है वो केवल क्या कहलाएगी? पूर्वी देशांतर। क्या कहलाएगी? पूर्वी देशांतर कहलाएगी। इसका मतलब देशांतर रेखाएं भी 2 गोलार्धों का निर्माण करती है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक कौन सा बन गया? पश्चिमी गोलार्ध। अक्षांश रेखा ये भी क्या है? एक उत्तरी गोलार्ध, एक दूसरा कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। इसका मतलब हम पता करेंगे सबसे पहले कि भारत है वो ग्लोब के अंदर कहां स्थित है। भारत है वो ग्लोब के अंदर कहां स्थित है? तो देखो आप पहले मैं बात करता हूं भारत की अक्षांशों के आधार पर। अक्षांशों के आधार पर देखा जाए तो भारत है कहां? अक्षांशों के आधार पर देखा जाए तो भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में।
अगर देखा जाए कि भारत देशांतरों के आधार पे कौन से गोलार्ध में, तो ध्यान रखना भारत देशांतरों के आधार पे पश्चिमी गोलार्ध पे आपको दिखाई दे रहा नहीं है। इसका मतलब कौन से गोलार्ध में, देशांतरों के आधार पर भारत कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि संपूर्ण ग्लोब के अंदर भारत कहां स्थित है, अक्षांशों के आधार पर सर आपने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरों के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में। संपूर्ण क्या पृथ्वी पर या फिर कैसे संपूर्ण ग्लोब के ऊपर भारत की स्थिति क्या है, तो देखो ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। उत्तर और पूर्व के क्या है, बीच में। इसका मतलब भारत संपूर्ण ग्लोब के ऊपर देखा जाए तो भारत कौन सी दिशा में है, तो वो है उत्तर पूर्व गोलार्ध में। संपूर्ण ग्लोब के ऊपर भारत है वो कौन से गोलार्ध में, उत्तर पूर्व गोलार्ध में। न कि गुरुजी पश्चिमी है और न कि पूर्व में है, न कि दक्षिण में। वो तो अलग अलग स्तर पे देखते हैं कि अक्षांशों के आधार पर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में होगा और देशांतरों के आधार पर देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में होगा। इसका मतलब भारत से जितनी भी अक्षांश रेखाएं गुजरेगी वो सारी सारी कौन सी अक्षांश रेखाएं होगी, वो होगी उत्तरी अक्षांश रेखाएं। और भारत से जितनी ही देशांतर रेखाएं गुजरेगी ये वाली, ये सारी सारी भारत के अंदर कौन सी देशांतर रेखा गुजरेगी, तो पूर्वी देशांतर रेखा ही गुजरेगी। चाहे भारत के मैं पश्चिम में देखूंगा तो भी पूर्वी देशांतर होगी और पूर्व में देखूंगा तो भी कौन सी देशांतर रेखा होगी, पूर्व देशांतर रेखा होगी। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम पता करेंगे भारत की कौन सी स्थिति का, सबसे पहले हम पता करेंगे भारत की अक्षांशीय स्थिति का। कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो देखो मैंने क्या बताया कि ये 0 डिग्री है और 0 के बाद में समस्त जो उत्तरी गोलार्ध में खींची जाएगी वो सारी सारी कौन सी अक्षांश रेखा होगी, उत्तरी अक्षांश होगी। एक खींची, एक के बाद 2 खींची, 3 खींची, मतलब प्रत्येक डिग्री पर 0 के बाद 1 डिग्री आई, 1 पे खींच दी, फिर कितनी डिग्री है, 2 पर रेखा खींच दी, 3 डिग्री है, 3 पे रेखा खींच दी। इसी प्रकार से खींचते गए खींचते गए खींचते गए और लास्ट में एक मैंने रेखा खींची, कितने डिग्री पर, वो मैंने खींची 6.4 डिग्री। कितने पर खींची, छठी रेखा खींची, वो खींची 6.4 डिग्री पर। वैसे 6 पे खींची गई है, 6.4 पे तो नहीं खींची गई, लेकिन 6.4 के ऊपर क्या है, भारत का जो जल भाग आ जाता है, वो जल भाग किसका आ जाता है, वो आ जाता है हिंद महासागर का। किसका आ जाता है, हिंद महासागर का। भारत के दक्षिण के अंदर जो अक्षांश रेखा खींचेगी, अक्षांश रेखा तो उत्तरी अक्षांश रेखा ही लिखोगे। 6.4 तो आगे हमेशा क्या लगाना है आपको, नॉर्थ ही लगाना है, क्योंकि ये सारी की सारी रेखाएं कौन सी है, उत्तरी गोलार्ध के, इसलिए उन्हें उत्तरी अक्षांश ही कहेंगे। चाहे भारत के दक्षिण से गुजरे या भारत के किधर से गुजरे, उत्तर से गुजरे, तो कौन सी 6.4 डिग्री नॉर्थ, मतलब उत्तरी अक्षांश। यहां पर जो भारत का कौन सा भाग आ गया, हिंद महासागर का जलीय भाग आ गया। इस हिंद महासागर के जलीय भाग के अंदर यहां पर भारत के कुछ क्या है, द्वीप समूह है। क्या है, द्वीप समूह है। यहां पर है भारत का एक द्वीप समूह है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है अंडमान। सॉरी मैं इधर लिखता हूं, यहीं से लिख देता हूं, वहां पर आपको साहित्य दिखाई नहीं दे रहा हो, छोटा, ठीक है। यहां पर क्या है, मैंने इस प्रकार से एक, देखो दिख रहा है सर, ठीक है। यहां पर मैंने क्या है, इस प्रकार से रुको एक बार, देखो चलो मैं यही बताता हूं, फिर यहां पर तो नीचे जा रहा है, कैमरे के अंदर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। इधर देखो 6.4 डिग्री, कितने पर, 6.4 डिग्री भारत का जो एक जलीय भाग के अंदर एक द्वीप समूह आ गया। द्वीप समूह का नाम क्या है, द्वीप समूह का नाम है अंडमान। क्या नाम है, अंडमान निकोबार। कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कितने डिग्री पर है, 6.4 डिग्री पर। इसका मतलब अंडमान निकोबार एक ध्यान रखना भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है, और केंद्र शासित प्रदेश वो भी भारत का ही हिस्सा है। इसका मतलब भारत का अक्षांशीय विस्तार दक्षिण में कहां से शुरू होता है, कितने डिग्री से शुरू होता है, तो वो होता है 6.4 डिग्री से। कौन से स्थान से, तो अंडमान निकोबार का एक स्थान है, एक छोटा सा द्वीप है। द्वीप का नाम क्या है विद्यार्थियों, द्वीप का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पर है, अंडमान निकोबार। और
2000 कहते हैं 6 के अंदर एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी, कहने का था एक समुद्री आपदा आई थी, समुद्र का भूकंप आया था, जिसके अंदर ये इंदिरा पॉइंट है, ये कहते हैं जलमग्न हो गया था, मतलब पानी के अंदर डूब गया था। इस वजह से भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो इंदिरा पॉइंट न कहकर दूसरा कौन सा था, उसी के थोड़ा सा ऊपर वाला था, उसका नाम था पिग्मेलियन। क्या नाम था? पिग्मेलियन। तो ध्यान रखना, इंदिरा पॉइंट के बाद में जो दूसरा जो 6.4 पर जो स्थान है उसका नाम क्या है? द्वीप है छोटा सा पिग्मेलियन। तो गुरुजी आज कौन सा है? आज वर्तमान के अंदर समुद्र का जल स्तर थोड़ा कम होने के बाद में वापिस है जो इंदिरा पॉइंट है वो पहले की जैसी स्थिति में आ गया है। इसका मतलब अभी आपको पढ़ना है जो भारत का दक्षिण में अंतिम स्थान है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट ही है। कितने डिग्री पर है? 6.4 डिग्री। 6 के बाद में चले हम 7 डिग्री, 7 के बाद में 8 डिग्री। 8 डिग्री पे ध्यान रखना भारत का आ गया स्थलीय भाग। कितने डिग्री पर? 8 डिग्री पर भारत का कौन सा आ गया? ये आपको दिखाई दे रहा है स्थलीय भाग। इस स्थलीय भाग करने का अर्थ कितने डिग्री पर? 8.4 डिग्री। कौन सी रेखा है? उत्तरी अक्षांश। 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश ये कहां पर आ गया? ये कह सकते हैं भारत की मुख्य भूमि। मुख्य भूमि का दक्षिण कोना। कौन सा राज्य? तो राज्य है, ध्यान रखना यहां पर, तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो भारत का दक्षिण के अंदर अंतिम राज्य है, और इस राज्य का जो अंतिम स्थान है, ध्यान रखना, वो स्थान अपने मुख्य भूमि का अंतिम स्थान है, उसका नाम क्या है? कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी कितने डिग्री पर है? ध्यान रखना 8.4 डिग्री। 8.4 डिग्री पर भारत का मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है। अक्षांशों के आधार पर स्थान देखे तो कौन सा है आपका? कन्याकुमारी। राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। कहां से मैं इस भूमध्य रेखा से बात करूं तो भूमध्य रेखा से अपने भारत के मुख्य भूमि की दूरी कितनी है अक्षांशों के आधार पर? तो 8.4 डिग्री। किलोमीटर देखा जाए कि कितने किलोमीटर अपन भूमध्य रेखा से अपने भारत के दक्षिण भूमि का अंतिम कोना दूर है, तो वो है, ध्यान रखना, कितने किलोमीटर? 876 किलोमीटर भारत के मुख्य भूमि है वो भूमध्य रेखा से क्या है? दूर है। कितने किलोमीटर? 876 किलोमीटर भारत की जो मुख्य भूमि है वो अपने भूमध्य रेखा से क्या है? दूर है। चलो 8 के बाद में आई 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में ये आपको दिख रहा है इतना, 10 के बाद में कितने आ गए? 11, 12, 13, इसी प्रकार से चलते गए और लास्ट के अंदर भारत के उत्तरी छोर से, भारत के उत्तरी छोर से एक अक्षांश रेखा गुरुजी जो भारत के टच होते हुए निकल रही है, लास्ट ऊपर वाले कोने पर। कह सकते हैं जो पुराना अपना राज्य जम्मू कश्मीर है, आज तो वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, उससे निकलते हुए कितने डिग्री? वो है 37 पॉइंट कितने डिग्री? 6 डिग्री। कौन सी अक्षांश रेखा? तो आपको ध्यान रखना है उत्तरी ही, क्योंकि भारत से जितनी ही अक्षांश रेखा गुजरेगी वो सारी सारी कौन सी होगी? उत्तरी ही होगी। आगे देखो छिंके आ रही है। 37.6 डिग्री से लेकर कितने गुरुजी? 8.4 डिग्री। कितनी? 37.6 डिग्री से 8.4 डिग्री के बीच में जो भारत है वो भारत की मुख्य भूमि है। लेकिन भारत का संपूर्ण विस्तार की बात करें तो वो कितने तक है? 6.4 डिग्री। 37.6 डिग्री है, ये है यहां से, उसके नहीं दिखाई दे रहा, यहां पर दिख रहा। 37.6 डिग्री। कौन सी अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। कहां से? प्राचीन बात करूं तो राज्य है, राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य की जो जिला है, उस जिले का नाम क्या था? जिले का नाम था लेह। कौन सा जिला था? लेह। जो ध्यान रखना भारत के अंदर सबसे कम वर्षा वाला स्थान कह सकते हो या फिर जिला कह सकते हो, लेह। इसी लेह जिले का एक स्थान है, स्थान का नाम है क्या? इंदिरा कोल। स्थान का नाम क्या है? इंदिरा कोल। दक्षिण में मुख्य भूमि का अंतिम स्थान कौन सा था?
भूमि का तो हम कह सकते हैं कन्याकुमारी। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप का जो लास्ट में अंतिम स्थान था उसका नाम मैंने क्या बताया था, इंदिरा पॉइंट बताया था। दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, ऊपर में कौन सा है, इंदिरा कॉल। गुरुजी याद कैसे रखे, दोनों एक जैसे ही नाम है, नीचे इंदिरा कॉल पॉइंट है, ऊपर कॉल है। तो एक इसमें ज्यादा ट्रिक्स तो मेरे पास है नहीं, लेकिन ट्रिक्स बना देता हूं आपके लिए। क्या है कि आजकल ये सोशल मीडिया का जमाना है, इसके अंदर सबके पास फोन तो है ही, पता ही आपको। और किसी को जब कॉल करते हैं, फोन करते हैं, तो कॉल करते हैं, नेटवर्क कहां से आता है, ऊपर से आता है। कॉल करेंगे, नेटवर्क कहां से आएगा, ऊपर से आएगा। इसका मतलब कॉल कहां है, ऊपर। पॉइंट कहां है, नीचे। तो पॉइंट क्या है, नीचे है, और कॉल कहां है, ऊपर है। कितनी डिग्री पर, 37.6 पर इंदिरा कॉल है, और 6.4 पर क्या है, इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमि का जो अंतिम स्थान है वो कितने डिग्री पर है, 8.4 डिग्री। तो कहां से मैं बात करूं, 37.6 से लेकर कहां तक मैं बात करूं, 8.4 डिग्री तक। 37.6 से लेकर 8.4 डिग्री तक जो भारत की लंबाई है वो कितने डिग्री की, कितने किलोमीटर की है। तो ध्यान रखना है, यहां से लेकर यहां तक जो भारत की लंबाई है वो है 3200 कितने किलोमीटर, 14 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबाई है भारत की, 37.6। कहने के अंदर इंदिरा कोर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भारत की लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर है। तो गुरुजी भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ, तो सिंपल सी बात है, आपके सामने ये अक्षांशीय विस्तार दो होंगे। एक तो अक्षांशीय विस्तार होगा मुख्य भूमि का, कौन सा हो गया, मुख्य भूमि। मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि के अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ऊपर कितना है, 37.6 माइनस नीचे मुख्य भूमि पे कितने, 8.4। कितना है, 8.4। ये घटाओगे तो कितना बचेगा पीछे, तो सिंपल सी बात है, 6 में से 4 गए, पीछे बचे 2, और 37 में 8 गए 29। यह आ गया आपका 29 पॉइंट कितने डिग्री, ये आ गया 29.2 डिग्री। ये तो है भारत का क्या, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, कुल की अगर बात करें तो कुल गुरुजी कहां तक है लास्ट में, तो वो है अपने 6.4 डिग्री तक। तो ऊपर तो 37.6 ही रहेगा, तो यहां पर कितने, 37.6 माइनस 6 पॉइंट कितना, 4। तब आपके पास जो कुल अक्षांशीय विस्तार आएगा वो कितना आएगा, 31.2 डिग्री आएगा। कहने का भारत का जो कुल अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 31.2 डिग्री। वो कहां से कहां तक है, तो 37.6 कहां हम कह सकते हैं, इंदिरा कोल से लेकर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमेलियन कह सकते हैं, यहां तक भारत का क्या है, कुल अक्षांशीय विस्तार है कितनी डिग्री, तो 31.2 डिग्री। भारत कितनी अक्षांशों में फैला हुआ है, तो मुख्य भूमि की बात करें तो बताना है आपको कितना, 29.2। अगर हम बात करें कुल की तो अपने कितना बताना है, 31.2 बताना है। लंबाई पूछे तो लंबाई आपको कहां तक बताएगी, ये बताएगी कन्याकुमारी तक, और वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। क्लियर होगी समझ में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, कि जो भारत का दक्षिण मुख्य भूमि का जो अंतिम स्थान है वो कितने डिग्री पर है, तो 8.4 डिग्री पर है। और वो गुरुजी को कौन सा राज्य है, तो कैसे, तमिलनाडु। स्थान कौन सा है, कन्याकुमारी। अगर हम बात करें क्या उत्तर के अंदर, तो उत्तर के अंदर 37.6 डिग्री, और कह सकते हैं कहां, तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा, जम्मू कश्मीर के अंदर और कौन सा है, लेह जिला और इंदिरा कौल स्थान। आज वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, लद्दाख ले सकते हो आप, ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बाद में अक्षांशीय विस्तार है वो भारत का मुख्य भूमि का कितना है, 37.6 से लेकर 8.4 तक, कहने का अर्थ 29.2 डिग्री। और कुल पूछे तो आपको कितना बताना है, 31.2 डिग्री बताना है, ठीक है। तो ये मिटा देता हूं, आगे आप नेक्स्ट चलते हैं अपने देशांतरीय विस्तार के ऊपर। ये लो,
चलो ठीक है। दूसरा विस्तार कौन सा पढ़ेंगे हम? पहले स्थिति तो पढ़ ली किसकी? अक्षांशों की। अब दूसरी पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम किसकी? देशांतरों की। किसकी पढ़ेंगे? देशांतरों की स्थिति पढ़ेंगे। देखो विद्यार्थियों, अक्षांश स्थिति पढ़ने के बाद देशांतरों की बात आती है, तो देशांतरों के अंदर भारत है वो किस दिशा में है? तो देशांतरों के आधार पर भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। और देशांतरों के आधार पर क्या किया गया? समय का निर्धारण किया गया अलग अलग स्थानों का। तो सबसे पहले थोड़ी सी बताता हूं कि भारत का समय कहां से लिया गया है। क्या कि भारत का समय है वो देशांतरों में कहां से लिया गया है? तो यहां से ये 0 डिग्री है, 0 से चलोगे तो इधर 1 डिग्री आएगी इस प्रकार से, 1 के बाद में 2 डिग्री आएगी इसी प्रकार से, 2 3 4 इस प्रकार से आती चलेगी। तो यहां से एक रेखा गुजरती है भारत के मध्य से। क्या? भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है इस प्रकार से, ऐसे। इस रेखा के द्वारा भारत के अंदर, अच्छा तो बात की देशांतरों के अंदर भारत के कौन से गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध में। तो बात करते हैं कि भारत का समय कहां से लिया गया है देशांतरों के अंदर। तो ये एक रेखा है, ये रेखा गुरुजी कितने डिग्री है? तो ये है 82.5 डिग्री। कितने डिग्री? 82.5 डिग्री है गुरुजी। कौन सी देशांतर? तो सिंपल सी बात है, भारत कौन सी गोलार्ध में है? तो भारत है पूर्वी गोलार्ध में। तो ये सारी की सारी रेखाएं कौन सी होगी? पूर्वी रेखाएं होगी। तो इसका मतलब 82.5 डिग्री से भारत का क्या लिया गया? समय लिया गया है। तो गुरुजी भारत का समय लिया गया है, तो 0 डिग्री से भारत का समय, मतलब ये संसार की समय रेखा है, इससे भारत का समय आगे है या फिर पीछे है? तो मैंने एक बात बताई थी आपको, एक प्रश्न भी दिया, 2 सवाल दिए थे देशांतर रेखाओं से। आप पीछे वाले वीडियो के अंदर देख लेना, आप उनको रिवाइज करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 0 डिग्री से किधर चलोगे? आप ईस्ट की ओर चलोगे तो आपको समय को क्या करना है? जोड़ना है। और अगर आप किधर चल रहे हो? वेस्ट की तरफ चल रहे हो, समय को क्या करना है? आपको घटाना है, क्योंकि पूर्व के सूर्य उदय होता है। इसका मतलब इससे इधर दिन होगा, इधर रात होगी। ये जो पूर्वी गोलार्ध है ये क्या है? इस गोलार्ध से एक दिन आगे। इसका मतलब भारत का समय भी क्या होगा? आगे होगा। कितना आगे? तो देखो इसका थोड़ा सा आपको सवाल करके बताता हूं कि भारत कितने डिग्री संसार के समय से आगे है? 82.5 डिग्री। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लग रहा है? तो मैंने उसमें बताया था कि 4 मिनट का समय लग रहा है। इसका मतलब अपने पास देशांतर कितनी है? 82.5। तो 82.5 को आप अगर 4 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सी बात है, आपके पास आ जाएगी मिनटें। क्या आ जाएगी? मिनटें आ जाएंगी। तो 5 चौक 20, 4 2 8 और 2 कितने हो गए? 10, 8 चौक 32 और 1 कितने हो गए? 33। कहने का अर्थ आपके पास मिनटें कितने आ गई? 330 मिनटें आ गई। कितने मिनटें आ गई? 330 मिनटें आ गई। अगर आप 330 मिनटों को घंटों में बदलोगे, इसका मतलब किसका भाग दोगे? 60 का भाग दोगे। 60 का भाग दोगे तो 0 से 0 गया, 5 छंग कितने हो गए? 30, बचे कितने? 3। इसका मतलब आपके पास कितने घंटे आ गए? 5.5 घंटे आ गए। कितने घंटे आ गए? 5.5 घंटे। भारत का समय कितने डिग्री आगे है? 82.5 डिग्री। कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे। कितने मिनट आगे हैं? तो 330 मिनट क्या है? भारत का समय संसार के समय से आगे है। अब हमें जो चर्चा करनी है वो करनी है भारत के देशांतरीय विस्तार की चर्चा करनी है। तो देखो देशांतरीय विस्तार में बात करें तो यहां से देखो, ये थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। देखो यहां से एक रेखा गुजर रही है भारत के पश्चिम से, जो भारत के पश्चिम से छूते हुए, और कहां से गुरुजी? तो इधर आपको दिखाता हूं, वहां पर अक्सर छोटे लिखूंगा, आपको दिखाई नहीं देंगे कैमरे के अंदर। कहां से? यहां से एक देशांतर रेखा गुजरे जो भारत को छूते हुए निकल रही है इस प्रकार से। ठीक है गुरुजी, कितने डिग्री देशांतर रेखा है? तो ये देशांतर रेखा है 68.07 डिग्री। कौन सी देशांतर रेखा है? तो कह सकते हैं पूर्वी देशांतर रेखा। गुरुजी ये तो भारत का पश्चिमी दिशा है ना? हाँ, भारत का चाहे पश्चिम हो चाहे पूर्वी हो, क्योंकि भारत देशांतरों के अंदर कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। इसका मतलब भारत से जितनी भी रेखाएं गुजरी देशांतर वो सारी सारी कौन सी होगी? पूर्वी देशांतर होगी। तो कितने पर? 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर।
जिला कौन सा है तो जिले की, सॉरी, राज्य कौन सा है तो राज्य की बात करें, राज्य है आपका गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है, वो भारत का पश्चिम में अंतिम राज्य है। ध्यान रखना कितने डिग्री पर है? 68.07 डिग्री। इसका जिला कौन सा है तो जिले की बात करते हैं, ध्यान रखना वो आता है आपका कच्छ। कौन सा जिला है? कच्छ जिला है। और अगर आपकी तहसील की बात करूं तो तहसील कौन सी है तो ध्यान रखना अंतिम में जो पश्चिम में जो अंतिम तहसील है वो पूरे भारत की तो कौन सी है तो हम कहते हैं साबरकांठा। कौन सी तहसील है? साबरकांठा। अंतिम जिला कौन सा है? कच्छ। राज्य कौन सा है? गुजरात। अगर हम बात करें जिले के बाद में तहसील, तहसील के बाद में हम बात करते हैं स्थान या फिर बात करते हैं गुरुजी गांव की, तो ध्यान रखना अंतिम में जो स्थान है उसका नाम है गौर मात या फिर गोर मोती भी कहते हैं। ध्यान रखना तो भारत का पश्चिम में 68.7 पर अंतिम जो स्थान या फिर गांव है पश्चिम का वो कौन सा है? गौरमात है। गुरुजी हमने जो किताबों में कुछ जगह पढ़ा है वो तो ये पढ़ा है कि भारत का पश्चिम में अंतिम स्थान है उसका नाम क्या है? सारक्रिक। क्या पढ़ा है? सारक्रिक। तो वो क्या है गुरुजी? बेटा सारक्रिक क्या है? सारक्रिक ध्यान रखना भारत और पाकिस्तान के मध्य एक ऐसा स्थानीय विवाद है जो दलदला भाग है। ये भारत और पाकिस्तान सबसे बड़ा विवाद का कारण है, न कि भारत का पश्चिम में अंतिम स्थान है। सारक्रिक भारत का पश्चिम में अंतिम स्थान नहीं है, केवल और केवल क्या है, ये तो कोई विवाद का कारण बना हुआ है। उसकी बात मैं जब भारत की सीमाओं की कराऊंगा तब बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ तक आपको बात एक रखनी है कि भारत का पश्चिम में जो अंतिम स्थान है वो कौन सा है? गौरमात है। यहां से चलते हैं 68 के बाद में 69 के बाद में 70, इस प्रकार से 71, 72, 73 मतलब देशांतर रेखाएं गुजरती गई। लास्ट में जो देशांतर रेखा गुजरी है वो भारत के क्या गुजरी है? पूर्व से होके गुजर रही है। कितने डिग्री तो कहने का अर्थ ये आती है आपके 97 पॉइंट कितने डिग्री? 25 डिग्री। कितने डिग्री? 97.25 डिग्री। गुरुजी राज्य कौन सा है तो राज्य की देशांतर तो पूरी होगी, राज्य कौन सा है तो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर टच किया, यहां पर राज्य कौन सा है? राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। जिला कौन सा है? जिले की बात करें तो आपके सामने जिला आता है तवांग। कौन सा जिला है? तवांग। अगर हम बात करें किसकी? तहसील की बात करें, यह आ गया आपका जिला। और अगर तहसील की बात करें तो तहसील कौन सी है? वालांगू। वालांगू। कौन सी ये तहसील है? वालांगू तहसील। लेकिन अगर स्थान की बात करें तो स्थान कौन सा है तो स्थान है आपका कीबीथू। कौन सा स्थान है? कीबीथू। ये भारत का पूर्व में अंतिम स्थान है। कह सकते हैं कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उदय होता है तो गुरुजी कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। कौन से जिले में उदय होता है तो कौन सा जिला है? तवांग। कौन से तहसील में उदय होता है तो गुरुजी कौन सी है? वालांगू। और गांव या फिर स्थान कौन सा है जिसमें सबसे पहले सूर्य की किरणें दिखाई देती है तो वो कौन सा है? कीबीथू। लास्ट में सूर्य किस राज्य में अस्त होता है तो बात आती है गुजरात में। कौन से जिले में? हम कह सकते हैं कच्छ जिले में। कौन सी तहसील में? तो साबरकांठा तहसील में सबसे बाद में सूर्य क्या होता है? अस्त में होता है। और गांव या फिर स्थान की बात करें तो कौन सा है? कौन सा है? गौर माता। इसको अगर बात करें गुरुजी की भारत की पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई कितनी है, जैसे ये लंबाई देखी थी तो चौड़ाई की अगर बात करें तो यहां से लेकर कहां तक गुरुजी? यहां तक जो भारत की चौड़ाई है वो है कितनी? वो है 2900 कितने किलोमीटर? 33 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर क्या है भारत की पश्चिम से पूर्व की ओर गुरुजी क्या है? चौड़ाई है। तो गुरुजी बात यह आई कि भारत का देशांतरीय विस्तार हुआ कितना? देशांतरीय विस्तार हुआ कितना तो आपके सामने दिखाई दे रहा है 97.25 में से आप कितने घटा दोगे? 97.25 में से आप घटा दोगे 68 कितना? 07। तो आपके सामने क्या आ जाएगा? भारत का देशांतरीय विस्तार आ जाएगा
25 में से 7 गए, पीछे कितने रहे? पीछे रहे 18। कितने रहे? 18। अगर आप 17 में से 8 घटाओ तो पीछे कितने बचेंगे? 9। और इधर कितने बचे? 8। 8 में से 6 गए, पीछे कितने बचे? 2। भारत का जो कुल देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? 29.18 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितने किलोमीटर के अंदर विस्तार है? तो बात आती है 2933 किलोमीटर। क्लियर बात? समझ आ गई आपको? अक्षांशीय विस्तार देख लिया आपने, देशांतरीय विस्तार देख लिया, भारत का उत्तर में अंतिम कोना देख लिया, दक्षिण में अंतिम कोना देख लिया, पश्चिम में अंतिम कोना देख लिया, पूर्व में अंतिम कोना देख लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मैंने आपको कहा है कि जैसे जैसे मैं आपको जो क्लासें चलती है तो साथ साथ क्या एक नोटबुक और एक पेंसिल या पेन लेके बैठा करो, ताकि खुद के क्या बनाया करो? नोट्स बनाया करो, ताकि क्या है आपकी एक अच्छी एक नोट्स बुक तैयार हो सके। और उसके बाद में क्या है आपको कंटिन्यू सारी बातें क्या है समझ में आ जाए। समझ आ रही बातें सारी? तो इसको बात ध्यान रखना, थोड़ा सा नोटबुक में हमेशा नोट किया करो। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, साफ कर लो, स्क्रीनशॉट दे लो आप। ले लिया होगा? ठीक है, चलते हैं। ध्यान रखना, कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, तो आपके लिए अच्छी बात है कि संस्थान ने आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया है, वो भी बगैर किसी कॉस्ट के आधार पर, बिल्कुल फ्री, कंप्लीट फैकल्टी के साथ आपको ये अपलोड करा रहे हैं। तो इसका फ़ायदा उठाए। पहले की जो कहते थे नहीं शिक्षा महंगी है, नहीं, आज तो शिक्षा इतनी सस्ती हो गई है कि आपका 1 रुपये तक नहीं लगता। आपको घर बैठे ऐसे ऐसी फैकल्टीज़ के जो आपको लेक्चर वीडियो उपलब्ध हो रहे हैं, उसके लिए आपको इस संस्थान का धन्यवाद करना चाहिए। और देखो बात चलती है आगे। तो आपने अक्षांशीय विस्तार देख लिया गुरुजी, भारत ने का देशांतरीय विस्तार देख लिए। अब बात चलती है उसके बाद में क्या, वो बात आती है नेक्स्ट, भारत का सामान्य परिचय। अब जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? भारत के सामान्य परिचय की बात करेंगे। सामान्य परिचय के अंदर हम गुरुजी क्या क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय के अंदर भारत के सबसे पहले तो सीमाओं की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सीमाओं की बात करेंगे कि भारत के जलीय सीमा या फिर स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इन प्रकार की हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में इन सीमाओं की कितनी कितनी लंबाई है, इस प्रकार की चर्चाएं, इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल कंपटीशन में क्या है सर्वाधिक पूछे जाते हैं, तो उनके भी क्या साथ साथ नोट भी करना आप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीमाओं के अंदर। तो आपको दिखाई दे रहा है ये भारत का मानचित्र। भारत के मानचित्र के अंदर चर्चा करें, ये तो ग्लोब तो अब साफ कर देता हूं, अब इस ग्लोब की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। देखो, सबसे पहली बात यह आती है कि भारत की परिधि है। परिधि समझते हो ना? पीछे बताया सारी बातें आपको क्लियर से, पीछे की वीडियो देखोगे सारी बातें समझ आ जाएगी। परिधि कहने का ये व्रत है, इस व्रत की जो बाहर की रेखा है ये क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। उसी प्रकार से मैं भारत की बात करूं तो भारत की जो आपको ये रेखा मतलब जो सीमा दिखाई दे रही है कुल, इस सीमा की कुल जो लंबाई है वही भारत की क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। तो भारत की परिधि सर टोटल कितनी है? तो परिधि की बात करें तो भारत की परिधि है सर कितनी? 22,716 पॉइंट कितने किलोमीटर? कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। भारत की जो कुल परिधि है ये कितने किलोमीटर है? 22,716.5 किलोमीटर भारत की क्या है? कुल परिधि है। कहने का भारत की कुल सीमा है जिसकी लंबाई कितनी है? 22,716.5 किलोमीटर। इस परिधि को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 भागों में डिवाइड किया गया। कहने का दूसरी जो बात आती है, भारतीय परिधि को को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? तो आपको बता दूं कि यहां से लेकर इससे नीचे नीचे पूरा का पूरा भाग, और इधर में देखें तो इससे नीचे नीचे ये पूरा का पूरा भाग है वो भारत के क्या है? दक्षिण में जलीय भाग है।
पूरा कौन सा भाग है? जलीय भाग है। कौन सा भाग है? मैं लिख देता हूं यहां पर, जलीय भाग। जलीय भाग, ये जलीय भाग है किसका? ये जलीय भाग है महासागर। कौन से महासागर का? तो कहने का अर्थ यह है हिंद महासागर का। कौन से महासागर का है? तो यह है हिंद महासागर का। इस वजह से ये जो भारत की जो परिधि है या फिर ये भारत की जो सीमा है वो पूरी की पूरी कौन सी कहलाएगी? जलीय सीमा कहलाएगी। कौन सी सीमा कहलाएगी? जलीय सीमा। तो दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो आपको कहलाएगी, वो कहलाएगी जलीय परिधि। एक नंबर पे लिखोगे तो क्या लिखोगे? जलीय परिधि। दूसरी जो लिखोगे वो कौन सी होगी? दूसरी यहां से लेकर इसके बाद में जो परिधि है, इस परिधि को क्या कहोगे? या तो कह दो स्थलीय परिधि, या फिर गुरुजी इस परिधि से या फिर इस सीमा से भारत के पड़ोसी देश है वो क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा कह सकते हो, या फिर अंतरराष्ट्रीय परिधि भी क्या कह सकते हो। तो कहने कर दूसरी कहो तो आप ये कह सकते हो स्थलीय या अंतरराष्ट्रीय परिधि। समझ आ गया? भारत की परिधि को कितने भागों में डिवाइड किया गया? दो भागों में, एक जलीय परिधि और दूसरी कौन सी होगी? स्थलीय या फिर क्या कह सकते हो? अंतरराष्ट्रीय परिधि। स्थलीय परिधि है और जलीय परिधि है, इनकी लंबाई कितनी कितनी है? तो मैं बात बताऊं, स्थलीय परिधि है, सॉरी जलीय परिधि है, इसकी लंबाई है कितनी? 7,516 पॉइंट कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। जलीय परिधि की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। लेकिन जो स्थलीय परिधि है उसकी लंबाई है 15,000। तो मैंने क्या बताया कि जो भारत की जलीय परिधि है वो कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर, और स्थलीय परिधि है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगर भारत की कुल परिधि की बात करें तो कितनी है गुरुजी? वो है 22,716 किलोमीटर। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? बात करते हैं जलीय परिधि की। किसकी बात करते हैं? जलीय परिधि की। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो चलो ये पढ़ा है, बाद में मिटा दूं, साफ कर दूंगा। सबसे पहले किस परिधि की बात करूं? जलीय परिधि की। जलीय, ध्यान रखना, जलीय परिधि के सबसे पहले बात करेंगे कि परिधि को छोड़कर हम बात करेंगे भारत की कुछ जल भाग से स्पर्श करने वाले कुछ देशों की बात करेंगे। तो बात आती है जलीय परिधि के अंदर। जलीय परिधि के अंदर जो जल भाग है, ये जल भाग है किसका? तो मैंने अभी बताया, ये जल भाग है किसका? है हिंद महासागर का। हिंद महासागर, हिंद महासागरीय जो पूरा भाग है इसे हिंद महासागर कहेंगे, लेकिन जो पश्चिम के अंदर जो हिंद महासागर का भाग है इसे हम कहते हैं अरब सागर। क्या कहते हैं? अरब सागर। पश्चिम के अंदर जो जलीय भाग है इसे हम क्या कहते हैं? अरब सागर। और पूर्व के अंदर जो जलीय भाग है, ये वाला इलाका दक्षिण पूर्व कह सकते हो, ये जो जलीय भाग है इसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। खाड़ी किसे कहते हैं? इस प्रकार की चर्चा तो मैं आपको आगे करके बताऊंगा। क्या है? इसे कहेंगे बंगाल की खाड़ी का जलीय भाग, इसे कहेंगे अरब सागर का जलीय भाग। ये पूरा जल भाग किस महासागर का है? तो वो कहते हैं हम हिंद महासागर का है। तो देखो विद्यार्थियों, यहां पर एक देश है, जिस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम है इंडोनेशिया। यहां पर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भारत का ऐसा एक पड़ोसी देश है जिसकी ध्यान सीमा क्या है? जलीय भाग से भारत से क्या करती है? स्पर्श करती है। उसके बाद में बात करूं तो एक नीचे और देश है जिसको मैं लिखूं तो आपको कैमरे के दिखाई नहीं देगा, फोन के दिखाई दे, मैं ऊपर लिख देता हूं। दूसरा जो भारत का जलीय भाग से स्पर्श करने वाला जो देश है उस देश का नाम है थाईलैंड। क्या नाम है? थाईलैंड। थाईलैंड भारत के जलीय भाग से स्पर्श करने वाला, केवल जलीय भाग से स्पर्श करने वाला देश कौन सा है? थाईलैंड दूसरा। उसके बाद में बात करूं तो आप मानचित्र में देखते ही होंगे, नीचे एक पानी के बूंद के नुमाई आकृति बना हुआ एक देश है। देश का नाम क्या है? मैं ये लिख देता हूं 3 नंबर पे। देश का नाम है श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका। तीसरा भारत के जलीय भाग से स्पर्श करने वाला देश कौन सा है? श्रीलंका।
ये बंगाल की खाड़ी के जलभाग से स्पर्श करते हैं, और इधर जो श्रीलंका है वो ध्यान रखना कौन सी खाड़ी से हम कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं पाक की खाड़ी से या फिर कह सकते हैं मन्नार की खाड़ी से। मन्नार की खाड़ी के जलभाग से स्पर्श करने वाला भारत का देश कौन सा है? श्रीलंका, पड़ोसी। उसके बाद इधर बात करें तो अरब सागर के जलीय भाग से स्पर्श करने वाला भारत का जो पड़ोसी जलीय भाग वाला देश है उसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। मालदीव एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। कौन सा है? मालदीव, जो जलीय भाग से क्या करता है? भारत के स्पर्श करता है। तो कहने के अर्थ यहां पर एक बात प्रश्न बनती है, मैं इसको साफ कर देता हूं। 3 नंबर पे जो आपके सामने प्रश्न बन रहा है वो क्या बन रहा है? ये बन रहा है कि भारत के केवल जलीय भाग से स्पर्श करने वाले देश है। भारत के केवल जलीय भाग से स्पर्श करने वाले देश है। तो देश है कितने? तो देश है 4। कितने देश हैं? 4 देश है। कौन कौन से? हम कह सकते हैं इंडोनेशिया और थाईलैंड, 2 बंगाली खाड़ी से, पाक और मन्नार खाड़ी से श्रीलंका, उसके बाद में अरब सागरी खाड़ी से कौन सा आ गया? मालदीव। 4 देश ऐसे हैं जो भारत के केवल और केवल गुरुजी कौन से भाग से स्पर्श करते हैं? जलीय भाग से स्पर्श करने वाले देश है। उसके बाद में बात करें तो आगे चलते हैं। उसके बाद में बात आती है कि यहां स्थलीय भाग से स्पर्श करने वाले भारत के कौन कौन से ऐसे पड़ोसी देश है या फिर कौन कौन से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय देश है। उनके अंदर बात करें तो यह दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में यहां पर एक देश है जो भारत के क्या करता है? स्थलीय भाग से स्पर्श करता है। देश का नाम है पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के पश्चिम दिशा से क्या करता है? स्थल भूमि से स्पर्श करता है, और स्थल के साथ साथ ध्यान रखना इसका जलीय भाग है वो भी भारत से क्या करता है? स्पर्श करता है। पश्चिम के अंदर पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो स्थल और जल दोनों भागों से क्या करता है? भारत की सीमा का निर्धारण करता है। उसके बाद में बात करूं तो यहां पर एक देश आता है ऊपर देश का नाम है अफगानिस्तान। देश का नाम क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ध्यान रखना भारत के क्या है? केवल और केवल गुरुजी किसके? स्थलीय भाग से क्या करता है? स्पर्श करता है। इसका मतलब पाकिस्तान के बाद में भारत का पड़ोस देश दूसरा कौन सा आता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद में बात करूं यहां से लेकर यहां तक ये जो भारत की पूरी सीमा बनाता है ऊपर, उस देश का नाम क्या है? चीन। तो कहने का अर्थ भारत के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बाद में पड़ोसी देश कौन सा है? स्थलीय भाग से सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो वो है चीन। चीन के बाद में बताऊं तो यहां पर एक छोटा सा देश जो आपके मानचित्र में कभी देखा होगा बीच के अंदर, यहां पर एक ऐसा देश जो भारत के साथ क्या है? चीन के बाद में स्थलीय सीमा या फिर कह सकते हैं पड़ोसी देश के रूप में स्थित है। उस देश का नाम क्या है? नेपाल। नेपाल भारत का क्या है? स्थलीय भाग से स्पर्श करता है, प्लस भारत का पड़ोसी देश भी है। नेपाल के बाद में बात करूं तो यहां पर ध्यान रखना एक और देश जो यहीं पर पास में, इस नेपाल से नहीं टच करता, बीच में सिक्किम आ जाता है, और यहां से एक देश और जो भारत का क्या है? पड़ोसी देश है। उस देश का नाम क्या है? देश का नाम है भूटान। क्या नाम है? भूटान। और भूटान के बाद में अगर बात करूं तो यहां पर कहा? चीन खत्म होने के बाद में यहां से लेकर यहां इस प्रकार से नीचे, यहां से क्या एक देश और जो भारत के क्या है? केवल और पूर्वी भाग से स्पर्श करता है। स्थल और जल दोनों भाग, जैसे पाकिस्तान स्पर्श कर रहा था उसी प्रकार से क्या है? स्थल भाग और जल भाग दोनों से क्या करता है? भारत के साथ सीमा बनाता है। उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार। म्यांमार भारत के साथ जलीय और क्या स्थलीय सीमा का निर्धारण करता है। उसके बाद में यहां बीच में एक ऐसा देश जो भारत के तीनों तरफ से भारत ने उसको घेर रखा है, उस देश का नाम है क्या गुरुजी? उस देश का नाम है बांग्लादेश। देश का नाम क्या है? बांग्लादेश, या फिर कह सकते हैं बांग्लादेश।
इस देश को पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि ये देश केवल और केवल मुस्लिम कंट्री के द्वारा ही बनाया गया, ये भी मुस्लिम कंट्री के द्वारा ही बनाया गया। पहला पाकिस्तान ये था, दूसरा पाकिस्तान ये था, लेकिन यहाँ पर इस इलाके में सर्वाधिक बंगाली लोग रहने के कारण इसे क्या नाम दे दिया गया, बांग्लादेश नाम दे दिया गया। तो गुरुजी भारत के स्थलीय भाग से स्पर्श करने वाले देश कितनी है, तो आपके सामने चौथा क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है, देखो चौथा क्वेश्चन यहां पर बनता है, वो ये बनता है कि भारत के स्थलीय सीमा से स्पर्श करने वाले देश है। कितने? भारत के स्थलीय सीमा से स्पर्श करने वाले देशों की संख्या बताऊं तो कितने? 1 2 3 4 5 6 और कितने हो गए? 7। तो ध्यान रखना, भारत की स्थलीय सीमा से स्पर्श करने वाले देश कितने हैं? 7। इसके बाद में अगर अगला क्वेश्चन बनाऊं तो आपके सामने ये क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या, 5 नंबर पे, कि भारत की केवल, क्या लिखा मैंने, भारत की केवल स्थलीय सीमा, भारत की केवल स्थलीय सीमा का निर्धारण, मैंने क्या लिखा, भारत की केवल स्थलीय सीमा का निर्धारण करने वाले पड़ोसी देश है। भारत की केवल स्थलीय सीमा का निर्धारण करने वाले बांग्लादेश नहीं है, क्यों? बांग्लादेश जलीय और क्या करते हैं, स्थलीय दोनों बढ़ाते हैं। उसके बाद बात करूं, यहां पर था म्यांमार भी क्या है, इधर स्थलीय बना रहा है, इधर क्या बना रहा है, जलीय बना रहा है। इधर बात करें पाकिस्तान, ये भी क्या कर रहा है, जलीय और क्या कर रहा है, स्थलीय दोनों बना रहा है। इसका मतलब केवल स्थलीय पूछा इसने, न कि क्या है, ऐसे पूछा कि भारत के स्थलीय सीमा का से स्पर्श करने वाले थे, स्थलीय सीमा के स्पर्श तो ये कर रहे थे, लेकिन यहां पर इसने क्या है, नाम दे दिया है केवल और केवल आपको स्थलीय बताने हैं, न कि साथ में जलीय वाले बताने हैं। तो केवल स्थलीय सीमा से स्पर्श करने वाले देशों की संख्या है, तो वो गुरुजी कितनी है, वो है आपके सामने 4। कितनी है? 4। कौन कौन से है, तो सबसे पहले आता है आपका अफगानिस्तान। कौन सा आता है? अफगानिस्तान। 2 नंबर पे देखूं तो कौन सा आता है? चीन। 3 नंबर पे देखूं तो आता है नेपाल। कौन सा आता है? नेपाल। और 4 नंबर पे देखूं तो कौन सा आता है? भूटान। कौन सा आता है? भूटान। अगर इस प्रश्न को और डीपली लेके जाएं तो ऐसे ले जा सकते हैं कि भारत की केवल स्थलीय सीमा का निर्धारण करने वाले देशों में सर्वाधिक सीमा का निर्धारण कौन सा देश करता है, तो वो करता है चीन। कौन सा करता है? चीन। और उसके बाद सबसे कम बात करें तो कौन सा है? अफगानिस्तान। दूसरा सर्वाधिक नेपाल, दूसरा सबसे कम है वो कौन सा है? भूटान। इसके बाद में आगे की ओर नंबर आते हैं 6 पर क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे और लिखाता हूं। ठीक है, हो गए? कितने मिनट हो गए?